नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राज्यसभा इस हफ्ते। 2021 के बजट सत्र का यह दूसरा कामकाजी हफ्ता है और अगर तुलना करें तो पिछले हफ्ते की तुलना में यह काफ़ी अच्छा रहा। पिछले हफ्ते से भी ज़्यादा सफल रहा यह दूसरा हफ्ता। आइए देखते हैं किस तरह से रहा राज्यसभा का यह दूसरा हफ्ता। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। इस हफ्ते राज्यसभा की कार्यवाही का एक अहम हिस्सा रहा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर चर्चा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना, उसे राष्ट्रपति के पास भेजना। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ हुआ। सोमवार यानी 8 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनी रहेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कृषि कानूनों में क्या कमी है ये किसी ने नहीं बताया। किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं। उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, मुझे खातरी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारी किसानों को बातचीत का न्योता देते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। देख रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब के दौरान एक नया शब्द गढ़ा, आंदोलनजीवी। उन्होंने कहा एक शब्द होता है आंदोलनकारी और दूसरा शब्द होता है आंदोलनजीवी। उन्होंने आंदोलनजीवियों से सावधान रहने की अपील की। विपक्षी दलों ने इस शब्द पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे,
मजदूर का आंदोलन है वो वहाँ नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसानों के मुद्दे पर चर्चा को गंभीरता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कथन भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने कृषि से जुड़े एक बड़े बाजार की वकालत की थी। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गांधीर्य दिया और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सराहना भी की, क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर और उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कोरोना वॉरियर्स। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में कोरोना काल में सरकार की ओर से किए गए कार्यों का खास तौर पर जिक्र हुआ। आज जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिना जाता है वो देश मानव जात के कल्याण के लिए वैक्सीन लेकर के आ जाए। इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहे। ये मानव जात के इतिहास में भारत के योगदान एक गौरवपूर्ण गाथा है, इसका हम गौरव करें और उसी में से एक नए आत्मविश्वास की प्रेरणा भी जगती है। हमने उस नए आत्मविश्वास की प्रेरणा को जगाने के ऐसे प्रयासों को आज देश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इसी मेरे देश में चल रहा है। विश्व में तेज गति से टीकाकरण आज कहीं हो रहा है तो इसी हम सब की मां भारती के गोद में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भारत में निवेश अपेक्षा से ज्यादा हुआ। इस कोरोना में जैसे वैश्विक संबंधों में भारत ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, अपना स्थान बनाया है, वैसे ही भारत ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है, संकट के समय हम कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य ने मिलकर के करके दिखाया है। मैं राज्यों को भी, क्योंकि इस सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ताकत देने का काम, इस कोरोना के संकट को अवसर में पलटने का काम हमारे सभी ने किया है। उन्होंने अपने भाषण में एफडीआई की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने ये बात किसान आंदोलन के संदर्भ में कही और इससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। इससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया था। सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव को चर्चा के बाद स्वीकार कर लिया। इस सप्ताह उच्च सदन में 2021-22 के बजट पर भी चर्चा हुई और काफ़ी सारगर भी चर्चा हुई। विपक्ष ने तीखे सवाल किए और सत्ता पक्ष ने भी अपना बचाव किया और आगे का रास्ता बताया। आइए देखते हैं किस तरह से रहा राज्यसभा में बजट पे चर्चा। As you in time pointed out, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट सन 2021-22 पर 2 दिनों तक चली चर्चा का जवाब दिया।
उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाया गया बजट बताया। In spite of the various steps, obviously seen steps taken for helping the poor and needy of this country, a false narrative is created to accuse, saying, oh, this government works only for cronies. I just want to come up with some details before I get into some of the details in the budget to say, houses completed under PM Awas Yojana, sir, more than 1.67 crore houses have been completed. Is that for the rich? Households which have been electrified under Saubhagya since 2017 October is more than 2.67 crores. Is that for the rich? Total value of orders placed on government e-marketplace is 8,22,077 crore, which is more than 8 trillion of rupees. Are they being given to big companies? They are being given to MSMEs. So we have helped out small and medium companies to ensure themselves getting a market. Is that for the rich and the big capitalists? वित्त मंत्री ने सरकार के पिछले साल के कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आम बजट में गरीब, दलित, आदिवासी और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। Length of the road sanctioned under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is, and that is strictly between 2014-15 and those years, 2,11,192 kilometers. Those roads go to villages. Are they villages only for the rich, or are they villages where people who belong to the lower sections of the society also live? Are they villages where Garib don't live? कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने बजट पर चर्चा की शुरुआत की थी। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट को अमीरों का बजट बताया था। Petrol and diesel prices will not increase because we have reduced the cess and comparably reduced the excise and comparably increased the cesses. Prices of petrol have increased by 36 paise and 26 paise. And believe me, it will rise again. It will rise again. What you have done by imposing a cess is to deny the state governments of their share. विपक्ष के दूसरे दलों के अन्य सांसदों ने भी बजट की आलोचना की, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बजट को सुधारों का बजट बताया। Demand or I request, I pray that program, the Upper Krishna program, should be taken over as a national project and see that it is completed as quickly as possible. Whereas while allocating 900 crore for the newly created Agricultural Infrastructure Fund for 2021, there has been a cut of 1,700 crores on the interest subsidy scheme for the farm loans. So the defense mention needs to be mentioned, sir. It has dipped from 1.3 lakh crores in budget estimates. Currently, it has been decreased by 70,775 crores to 13.4%. राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के अलावा उच्च सदन में इस सप्ताह 3 विधेयक भी पारित किए गए। आइए देखते हैं कितने महत्वपूर्ण थे ये 3 विधेयक और किस तरीके से उन पर चर्चा हुई। बजट सत्र के पहले भाग में राज्यसभा से 3 विधेयक पारित हुए। इसमें जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी शामिल था। विपक्ष ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की। स्कीम्स को अमल करने के लिए और प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए कैडर की बेटर स्ट्रेंथ और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस रखने वाले ऑफिसर्स बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के अगमोट कैडर के मेजर के प्रपोजल से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अगमोट कैडर के माध्यम से ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों का सेवा ले सकते हैं और अधिकारियों का संख्या भी बढ़ेगा। पहले गवर्नर रूल और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से यूटी बनी, तो तब से अगर इसी कार्डर से काम चल रहा था, तो अगर आपने स्टेटहुड देनी है कुछ महीनों में, तो जब इतने साल चल रहा था उसी कार्डर से काम, तो इसको आप मर्ज करने की क्या जरूरत?
देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता देने वाला महापत्तन प्राधिकरण विधेयक सन 2020 राज्यसभा से पारित हुआ। विधेयक पर हुए मत विभाजन में पक्ष में 84 और विपक्ष में 44 वोट पड़े। ये बिल कोई पोर्ट का प्राइवेट करने के लिए या तो प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं है, बल्कि प्राइवेट पोर्ट की कंपटीशन करके पोर्ट हमारा टिक सके उसके लिए है। क्या हम हर सेक्टर में रिफॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक और ऐसा कहता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, दूसरी ओर कोई भी डेवलपमेंट की बात आए तो क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? क्या प्राइवेटाइजेशन है और क्या डेवलपमेंट है? उसके बीच में जो उसके भीतर जो भेद रखा है उसको बिना समझे यहां कुछ भी बोल देना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। राज्यसभा से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 पारित हुआ। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वहां झुग्गी वहीं मकान is being done. Tenders have now been floated for most of the JJ cluster. But I can tell you, sir, Delhi is not only a historical city, one of the most beautiful cities in the world. I'm proud of it. I lived here. I was born here. And this is my city. But Delhi will not only benefit from the improvement in the living condition of the 1.35 crores, but that 20,000 crore Central Vista project will also make Delhi one of the finest capital cities in the world. बजट सत्र के पहले भाग की कार्रवाई की सदन को जानकारी देते हुए सभापति वेंकैया नायडू ने बताया कि पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह ज्यादा काम हुआ। उन्होंने बताया कि कुल तय समय से ज्यादा 114% काम हुआ। I'm happy to inform you that this part of the session has been quite productive with the House clocking 99% productivity. The productivity of the House during this week has been 113%, as against the productivity of 82% during the first week, as against the total scheduled time of 45 hours, 4 minutes, net of only 30 minutes have been lost due to disruptions. This part of the session has been one of the debate and discussions with a total of 27 hours and 11 minutes, accounting for over 60% of the total functional time spent on discussing motion of thanks to the President and the general budget for 21-22. About 100 members spoke on these two subjects alone, as against the total loss of 4 hours 24 minutes during the first week. The members sat for an extra 3 hours 54 minutes during the second week. बजट सत्र के पहले चरण में राज्यसभा में शून्यकाल और विशेष उल्लेख के दौरान जनहित से जुड़े 88 मुद्दे उठाए गए। इनमें शून्यकाल के दौरान 56 मुद्दे और विशेष उल्लेख के दौरान 32 मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान 55 तारांकित सवालों के मौखिक जवाब दिए गए। 98 सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर प्रथम हिस्से में सदन 45 घंटे 34 मिनट बैठी। राज्यसभा के 4 सांसदों को विदाई भी दी गई। ये चारों सदस्य जम्मू कश्मीर प्रांत से आते थे। इसमें विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद, जो कांग्रेस सदस्य थे, वे भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इस विदाई समारोह में शामिल हुए। माहौल काफ़ी भावुक हो गया था। आइए देखते हैं किस तरीके से रहा यह विदाई समारोह। Honorable members, farewell to retiring members. राज्यसभा के 4 सदस्यों को बजट सभा के पहले हिस्से में विदाई दी गई। इनमें राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आज़ाद, बीजेपी सांसद शमशेर सिंह मनहास, पीडीपी सांसद नज़ीर अहमद वलाय और मीर मोहम्मद फयाज शामिल हैं। सभापति वेंकैया नायडू ने चारों सांसदों के योगदान की सराहना की। We bid a farewell to the leader of the opposition, Sri Ghulam Nabi Azad ji, with a heavy heart. He has been a voice of sanity in the nation's public life for the last few decades. He has served as a member of this august house for as many as 28 years and one of the veterans of this house. As the chairman, I will be missing the service of Sri Azad ji. Mir Mohammad Fayaz,
Sri Shamsher Singh Manhas and Sri Nazir Ahmad Lave has also contributed to the deliberation of this House by raising issues of regional and national importance from time to time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद की सराहना करते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद अपने दल के साथ ही देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल पूरा कर रहे सांसदों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। अगर कुछ मना हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, वो हमारे स्टेट में जो हमारे लोग बैठे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट या उनकी वजह से हुई। यहां से हमें कभी किसी चीज में मना नहीं किया, उसके लिए मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल 15 फरवरी को पूरा हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा में नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह खत्म हुआ बजट सत्र के पहले हिस्से की कार्यवाही और यह सप्ताह बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत होगी 8 मार्च को और तब हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।